हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास की एक लंबी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला में अगर आप अंतिम वीडियो तक बने रहेंगे तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आप किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हैं या रेलवे के हैं या पीसीएस के हैं या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपको ये सारे वीडियोस काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला चैप्टर है, आप थंबनेल में भी देखे होंगे, ये है हमारा आज का पहला चैप्टर, प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसी को आज हम लोग कवर करेंगे और इसे बाइलिंगुअल मोड में रखा गया है ताकि सभी प्रकार के बच्चे इसका फायदा उठा पाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि इतिहास आया कहाँ से और इतिहास का अर्थ क्या है, तो आपको ये चीज़ पहले समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जो इतिहास है वो 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो है इति प्लस ह प्लस आस। यही तीनों शब्द से मिल करके इतिहास बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ऐसा निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। हम लोग इतिहास पढ़ते क्यों हैं? तो इतिहास एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे अतीत को जानने का एक मौका मिलता है और किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा जो तात्पर्य है उसका मतलब है कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को जानना। तो इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी व्यक्ति का, किसी राजा का, किसी शासक का, किसी सोसाइटी या किसी समाज का या फिर किसी देश का अगर हम लोगों को जानना है कि वहाँ पर कौन सी घटनाएं घटी हैं और उसे सिलसिलेवार ढंग से जानना है, यानी घटते क्रम में नहीं बल्कि बढ़ते क्रम में, सीढ़ी दर सीढ़ी अगर किसी भी जगह के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो ये इतिहास से ही हम लोग का पॉसिबल हो पाता है। इसलिए कोई भी अगर इतिहास का परिभाषा पूछे तो आप आराम से बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश की महत्वपूर्ण घटनाओं और तथ्यों का कालक्रमिक विवरण, यानी जो क्रोनोलॉजिकल जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इतिहास बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि इस इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से हमारे पास में स्रोत हैं। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए हमारे पास में 3 प्रमुख स्रोत अवेलेबल है। पहला जो स्रोत हमारा है वो है हमारा साहित्य, लिटरेचर। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिससे हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है अपने इतिहास के बारे में। वो धर्म से संबंधित हो सकती हैं या फिर उससे अलग भी हो सकती हैं, जो हम लोगों को जानकारी प्रदान करती हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पर स्रोत है यह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे बोला जाएगा? तो जो खास करके खुदाई से प्राप्त होते हैं, है ना, जो जमीन के अंदर में दबे पड़े रहते हैं, है ना, और उसको निकाला जाता है, उससे भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
और तीसरा जो स्रोत हमारा है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री का मतलब है कि अलग अलग देशों से भारत में जो लोग आए वो सब कुछ ना कुछ उस समय के बारे में लिख करके ले गए और फिर वो एक इतिहास का एक स्रोत बन करके रह गया। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में कुल 3 स्रोत हैं, धार्मिक एवं ऐतिहासिक साहित्य, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। फ्रेंड्स, कई सारी किताबों में जो भारत के इतिहास के स्रोत हैं ये 2 ही स्रोत बताए हैं। 2 स्रोत में से पहला जो बताया गया है वो है आपका साहित्यिक यानी जो लिटरेरी सोर्स है, और दूसरा आपका बताया गया है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मेन स्रोत यही दोनों को माना गया है। अगर ऊपर के तीनों बातों को आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो ये दोनों में ही कंक्लूड कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में आपका क्या आएगा, तो इसमें आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, है ना, धर्म साहित्य हैं, वो सब आ जाएंगे। और दूसरा इसमें क्या आएगा, तो दूसरा इसमें आपका जो विदेशी यात्रियों के वृतांत हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण है, उसको भी आप इसी में रख सकते हैं। और जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें बहुत प्रकार के सिक्के, पुरालेख जो खुदाई से प्राप्त होते हैं उसको रखा जाता है। यानी 1 और 3 को आप किस में रखेंगे, तो साहित्यिक में रख सकते हैं, लिटरेरी सोर्स में रख सकते हैं, और जो पुरातात्विक स्रोत है इसको आप आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रख सकते हैं। तो मेन आपके 2 ही है ना, तो 2 में ही आपका ये तीनों आपका समाया हुआ है। अब हम लोग अलग अलग करके जानेंगे 1 और 2 को। जो पहला नंबर है इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, दूसरा भी इसी वीडियो में कंप्लीट होगा, और जो विदेशी यात्री है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इसके बाद में आपका आ जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं धार्मिक एवं ऐतिहासिक साहित्य को। धार्मिक वर्ड से ही आपका तात्पर्य यहाँ पर जा रहा है कि ये रिलीजियस होंगे, यानी हमारे धर्म जो खास करके सनातन धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है या फिर कोई अन्य धर्म है, उससे रिलेटेड जो भी पुस्तकें होंगी उसको इसमें शामिल किया जाएगा, वो हमारे गवाह बनेंगे इतिहास के। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और लिटरेचर सोर्सेस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स, एक जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि जितने भी लिटरेरी सोर्स हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, इसकी विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है। बहुत सारे लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते क्योंकि अधिकांश जो भारतीय साहित्य है उसका जो स्वरूप है, उसका जो ढांचा है वो धर्म से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसमें तर्क करने का अच्छा मौका मिल जाता है और इसमें राजाओं की कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती, है ना। राजाओं का शासनकाल क्या रहा है पुराने समय में वो निश्चित सब जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए कई जगह वाद विवाद खास करके धार्मिक साहित्यों को लेकर के हम लोग को मिल जाता है। इसलिए हम लोग जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वही सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो हमारा स्रोत हम यहाँ से कवर कर रहे हैं वो हमारा क्या है, तो हमारा वेद है। ठीक है, वेद जो हमारे हैं, एक आपके वैदिक साहित्य में जो स्रोत हैं वो 4 वेदों को शामिल किया गया है। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और एक आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद जो आते हैं ये वेद को इसमें बहुत ही विश्वसनीय सोर्स माना गया है इतिहास का, और इसकी भाषा को वैदिक भाषा भी कहा जाता है। वेदों में राजनीतिक इतिहास का तो कुछ ज़्यादा खास उल्लेख नहीं है, लेकिन हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की एक विश्वसनीय जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ पर 4 वेद हैं, आगे के चैप्टर्स में भी डिटेल्स में ये पढ़ने हैं, तो इसको स्रोत के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पर है ये है उपनिषद। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना, समीप बैठना। ये जो उपनिषद होते हैं ये आपका आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का एक कलेक्शन, एक संग्रह
यहाँ पर माने जाते हैं। उपनिषद वेदों का एक अंतिम भाग है और इसे कई जगह में वेदांत भी बोला गया है, यानी वेदों का अंत उपनिषद के साथ में होता है। और उपनिषद की कुल संख्या परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, तो इसकी संख्या हम लोग कितना बताएंगे, 108 बताएंगे। ठीक है, प्रमुख उपनिषद के रूप में मुंडकोपनिषद, प्रश्न ऐतरेय उपनिषद इत्यादि का नाम वर्णन में लिया जा सकता है। इसमें से एक सवाल हमेशा आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला जो हमारा ग्रंथ है ये हमारा है अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग होते हैं और इसमें बहुत सारे दर्शन की बातें और रहस्य की बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अरण्य वर्ण जो आता है वो आपका वनों से आता है और वन में रह करके बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, जिसको अरण्यक के नाम से जाना गया। अरण्य ग्रंथ और उपनिषद ये दोनों में खास करके दार्शनिक समस्याओं और विभिन्न आध्यात्मिक चीजों का बहुत डिटेल्स में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अरण्यक के बाद में वेदांग की यहाँ पर जो है बात हमारी आती है। और वेदांग जो हमारे हैं, वेदों को भली भांति अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और ये वेदांग की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो आप कितना बताएंगे, तो इसकी संख्या आप बताएंगे 6। ठीक है, जो 6 यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो अगर वेदांग की संख्या पूछी जाएगी तो बड़े अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। अब इसमें अगर बात करेंगे शिक्षा का, तो शिक्षा में इसका संबंध इसका जो है वो स्वर विज्ञान से है। शिक्षा का संबंध स्वर विज्ञान से है। कल्प जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो धार्मिक कर्म कांड से जुड़ा हुआ वेदांग है। इसी तरीके से निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान की शाखा से संबंधित है। और छंद और ज्योतिष ये आपका खगोल विज्ञान से है ना संबंधित है। खगोल आप जानते हैं कि जो आकाशीय पिंड होते हैं उससे संबंधित यहां पर इसको माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्रोत है इतिहास को जानने का वो है पुराण। ठीक है, तो बहुत सारे पुराणों के नाम आपने सुने भी होंगे और बहुत सारे नाम आगे भी आपको वीडियोस में बताए भी जाएंगे। तो पुराण की संख्या कितनी है, कई बार सवाल में यही पूछ लिया जाता है। तो इसकी संख्या हम लोग कितना बताएंगे, 18 बताएंगे। और जो पुराण हमारे हैं, जो हमारे पुराण है, ये पुराण अलग अलग रूप में यहाँ पर लिखे भी गए हैं और अलग अलग अवसरों पर इसका उच्चारण भी किया जाता है, क्योंकि इसका महत्व अलग अलग है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आप देखिएगा आत्मा वगैरह के बारे में जानकारी देने के लिए पंडित जी जब आते हैं तो गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। तो वहां भी पुराण आप देखे होंगे, एग्जाम में सवाल आएगा तो इसकी संख्या कितना बताएंगे आप, 18 इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे भारत के इतिहास को जानने का एक बहुत बढ़िया स्रोत है रामायण। ठीक है, तो रामायण को आदि काव्य भी बोला जाता है और इसमें जो भाषा है वो आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने। शुरू में इसमें 6000 श्लोक हुआ करते थे और बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हमारा सोर्स है वो हमारा महाभारत है और महाभारत एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। रामायण को भी महाकाव्य बोला जाता है, लेकिन दोनों में से लंबी महाकाव्य का नाम पूछा जाए तो आप महाभारत का नाम लेंगे। शुरू में 8,800 श्लोक इसमें आपके शामिल थे। इसकी रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई है। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 और फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक हो गया। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा जय संहिता किसे कहा गया है, तो महाभारत को कहा गया है।
नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पर है संकल्प सूत्र। ठीक है, तो संकल्प सूत्र, यहां पर जो सूत्र वर्ड आता है, ये सूत्र खास करके धर्म सूत्रों के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। और धर्म सूत्र जो है इसमें किस चीजों का वर्णन किया गया है, तो यहां पर साधारण जो लोग हैं, आम जनता है, और जो शासक लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम कानूनों का वर्णन किया गया है। इसलिए प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान और विधि पुस्तकों के नाम के रूप में धर्म सूत्रों का यहां पर नाम लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहां पर है भारतीय दर्शन। तो दर्शन जो है, यहां पर हम लोग अलग अलग फिलॉसफी की जब बात करते हैं तो कई सारे दर्शनों का भी यहां पर प्रयोग किया गया है। और ये जो दर्शन है आपको आगे भी पढ़ने हैं, है ना, कि दर्शन के बहुत सारे लेखक भी हैं, है ना, बहुत सारे उसके प्रतिपादक भी हैं, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, खास करके वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे योग दर्शन, है ना, के प्रतिपादक कौन है ना, तो वो सब सारी चीजें आपको कहां पर पढ़नी पड़ेंगी, तो वैदिक काल में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ दर्शनों के नाम अगर आपको जानना है तो हम बता भी सकते हैं, जैसे मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक अगर पूछा जाएगा तो जैमिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। ऐसे ही और भी दर्शन है, जैसे वेदांत दर्शन, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो बदरायन है। ठीक है, बदरायन, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही न्याय दर्शन पूछे जाएंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, गौतम आंसर करेंगे, इसके प्रतिपादक। ऐसे ही आपका वैशेषिक दर्शन है, तो वैशेषिक दर्शन को किसने दिया था, तो कनाद मुनि ने दिया था। ऐसे ही है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन किसने दिया था, तो कपिल मुनि ने दिया था, कपिल। और योग दर्शन किसने दिया था, तो पतंजलि ने दिया था, पतंजलि। जो बाबा रामदेव उसको एक ब्रांड बना दिए हैं, तो पतंजलि ने दिया था। इतना चीज आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। नेक्स्ट देखेंगे स्मृति ग्रंथ, जिसमें बहुत सारे स्मृति ग्रंथों का प्रयोग किया गया है ना। नाम भी यहां पर देख सकते हैं जो बाद में आपके बने हुए हैं स्मृति ग्रंथ, है ना। तो ये भी इतिहास के स्रोत के रूप में यूज किए गए हैं। मनुस्मृति इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। आगे जैसे जैसे हम लोग चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में कई बार नाम पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप नाम क्या लेंगे, कौटिल्य का नाम लेंगे। ठीक है, ये मौर्य काल में लिखा गया एक पुस्तक है और इसका जो संबंध है वो राजतंत्र से है, राजनीति से है, अर्थशास्त्र से यह संबंधित नहीं है। ठीक है, यह पुस्तक कितने अधिकरणों या कितने अध्याय में विभाजित था, तो बोलेंगे 15 अध्याय में यह विभाजित था। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर हम लोग चलेंगे तो राजतरंगिणी, इसके लेखक का नाम पूछ देता है। तो राजतरंगिणी के लेखक का नाम क्या है, राजतरंगिणी के लेखक का नाम क्या है, तो नाम सुने होंगे कल्हन। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक का नाम, तो याद रखिएगा इसका नाम है आपका कल्हन। ठीक है, इसी तरीके से आगे और हम लोग बढ़ेंगे तो कई सारे और भी आपके यहां पर मिल जाएंगे लेखक का नाम और पुस्तकों के नाम, उसको भी आपको देख लेना है। जैसे आपका यहां पर है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के लेखक के नाम का यहां पर बात करेंगे तो इसके लेखक कौन है, ये 8 अध्याय में लिखा गया पुस्तक है ना, और पाणिनि इसके लेखक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे महाभाष्यम, ठीक है, महाभाष्यम, इसके लेखक कौन है, तो पतंजलि, है ना, पतंजलि। आगे बात करेंगे मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम, इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक है कालिदास। ठीक है, कालिदास नाम सुने होंगे। मेघदूत के भी ये रचनाकार थे। बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित के लेखक है अश्वघोष। कई सारी किताबें लिखी गई हैं जिससे हम लोगों को, है ना, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे ही हर्षचरितम, ठीक है, हर्षचरितम नाम देख रहे हैं, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है वान भट्ट ने। ठीक है, वान भट्ट ने। इससे पता क्या चलता है, तो
हर्षवर्धन के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे मुद्रा राक्षस का यहाँ पर विशेष, तो मुद्रा राक्षस में यहाँ पर विशाख दत्त के द्वारा जो लिखा गया था उसमें समाज और संस्कृति की झलक काफ़ी अच्छे से आपकी दिखती है। मालविका अग्निमित्रम की बात करेंगे तो इसमें आपका इस पुष्यमित्र के शासनकाल की घटनाओं का इसमें वर्णन है। और ऐसे ही बुद्ध चरित्र की बात करेंगे जिसके लेखक आपका यहाँ पर कौन है, अश्वघोष, तो इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और हर्ष चरित्र के बारे में बात करेंगे तो ये भी ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बात करता है। आगे बढ़ेंगे तो और भी कई स्रोत हैं, जैसे आपके देखेंगे संगम साहित्य। तो जितने भी संगम साहित्य यहाँ पर वर्णन किए गए हैं वो तमिल भाषा में लिखे गए थे। इसमें खास करके 3 राज्यों के बारे में आपको ज़्यादा वर्णन मिलेगा, चोल, चेर और आपका पांड्य। ठीक है, ये 3 राज्य जो दक्षिण भारत में हुआ करते थे उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, वहाँ की संस्कृति की जानकारी मिलती है। और इस साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर के पंक्तियों की बात करेंगे तो 30,000 पंक्तियाँ लिखी जा चुकी थी। ठीक है, 30,000 पंक्तियाँ इसमें लिखी गई थी। इस साहित्य से अगर हम लोग बात करेंगे तो 500 BC से लेकर के 500 AD तक की जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। तो आप सोचिए कि मतलब इतने सारे साहित्य जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित हैं, जो हम लोगों को जानकारी देते हैं। और 2 साहित्य की इसमें बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा त्रिपिटक का नाम। ठीक है, त्रिपिटक, तो ये बौद्ध ग्रंथ है जिसके 3 भाग हुआ करते थे, है ना। एक आपका विनय पिटक, एक आपका सुत्त पिटक और एक आपका है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो ये जो 3 पिटक हैं ये खास करके बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध काल के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। ऐसे ही एक भगवती सूत्र है, ये हम लोगों को जैन धर्म के बारे में जानकारी देता है और इसको जैन ग्रंथ भी माना गया है, जैन ग्रंथ भी है ये। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो साहित्य हैं ये साहित्य इतिहास की जानकारी देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे खास करके पुरातात्विक स्रोत का। पुरातात्विक स्रोत जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये 3 भागों में इसको तोड़ा जा सकता है। पुरातात्व का मतलब होता है जो खास करके खुदाई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो खुदाई से प्राप्त होने वाली चीज़ों को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक है रिकॉर्ड, अभिलेख, दूसरा नाम है मुद्रा जो आपके क्वाइंस होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश करेक्ट कर लीजिएगा, क्वाइंस होगा। और तीसरा है स्मारक। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल, ये सब नाम से पुकारा जाता है। तो अभिलेख क्या होते हैं, मुद्रा क्या होते हैं और स्मारक क्या होते हैं, ये जानकारी हम लोगों को अभी लेना है। तो अभिलेख अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारी चीज़ों में लिखे जाते थे। ठीक है, कई दीवारों में भी लिखे जा सकते हैं, सिक्कों में भी लिखे जा सकते हैं। और जो बात हम लोग करते हैं खास करके जो पिलर्स होते हैं उस पिलर्स में भी लिखे जा सकते हैं। तो वो सब अभिलेख थे। मुद्रा क्वाइंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग क्वाइंस हैं। और स्मारक है ना, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो पुराने इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी प्रदान करते हैं। और आज भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ घूमना पसंद करते हैं, जाते हैं, घूम फिर करके हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अभिलेख को अगर बात करेंगे तो देखिए शिलालेख में डिवाइड किया गया है जो खास करके पत्थरों में लिखे जाते थे, स्तंभ लेख जो खास करके पिलर्स में लिखे जाते थे, ताम्र लेख जो खास करके तांबा का जो प्लेट होता था वो सब पर लिखे जाते थे, गुहा लेख लिखा हुआ है जो खास करके गुफाओं में लिखे जाते थे, और मूर्ति लेख जो मूर्तियों में कुछ बातें लिखी गई हैं उसके भी बारे में हम लोगों को पता चलता है। पहले हम लोग बात करेंगे अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख जो है इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी अगर कभी पूछ दे कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो हम लोग आंसर कर सकते हैं एपिग्राफी। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। हड़प्पा समझते हैं, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उसमें हड़प्पा एक स्थल मिलेगा। तो यहाँ पर लिखने की सबसे पुरानी जो है परंपरा हमारे भारत के अंदर में शुरू हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं,
इसलिए पढ़ने में हम लोगों को सफलता नहीं मिली। इसलिए हम लोग सबसे पुराना लेख का अगर हम लोग बात करते हैं तो अशोक के जो लेख हैं, मौर्य काल में जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो अशोक के जो लेख हैं उन लेखों को यहाँ पर भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली के रूप में माना जाता है। जो अशोक के लेख हैं वो 4 लिपियों में लिखे गए हैं। एक है आपका ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ये स्क्रिप्ट है ना। दूसरा हमारा खरोष्टी है, खरोष्टी लिपि जो खोरठा में भी चलता है लेकिन यूज में नहीं है। तीसरा आपका है अरमाइक लिपि, अरमाइक स्क्रिप्ट, और एक आपका है यूनानी लिपि, यूनानी, ठीक है, जो यूनान से आया था। ठीक है, जो शिलालेख हुआ करते थे, जो पत्थरों में लिखे जाते थे, उसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था, संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो यहाँ पर अभिलेख है वो खास करके पाषाण स्तंभ, पाषाण जो पत्थर होते थे उसमें लिखे जा सकते थे, स्तंभ पिलर्स में लिखे जा सकते थे, दीवारों में लिखे जा सकते थे, मुद्रा करेंसियों में भी कुछ चीज़ें बातें लिखी हुई रहती थी, और ताम्रपत्र जो तांबे के पत्र हुआ करते थे उसमें भी लिखे जा सकते थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों में किस तरीके से हमारे जो पुराने लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हैं, वो सब किस तरीके से लिखते थे, जिसको हम लोग अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अगर स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तो उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए कि ये सब लिखा क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ भी लिया है जिसके आधार पर इतिहास को वर्णन किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अभिलेख में सबसे पुराने अभिलेख की अगर बात करें कि सबसे पुराना रिकॉर्ड कहाँ से मिला है, तो ये मिडिल एशिया के बोगजगोई से प्राप्त हुआ है। जगह का नाम याद रखिएगा, बोगजगोई, यहीं से प्राप्त हुआ है, जिसमें हिती नरेश सुब्बीलिमा और मितन्नी नरेश मती उज्जा के बीच संधि का उल्लेख है। ये 2 कबीले हुए करते थे। पहले के लोग जो है इस तरीके से घरों में या फिर बिल्डिंग्स में नहीं हुआ करते थे, ये सब जंगलों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते थे और उसी ग्रुप्स को कबीला बोलते थे। तो एक कबीला था हमारा कौन सा, हिती कबीला। तो हिती कबीला का नरेश है सुब्बीलिमा, और फिर मितन्नी जो आपका यहाँ पर कबीला है, ग्रुप है ना, उसके जो राजा थे उनका नाम है मती उज्जा। ये दोनों के बीच मेल मिलाप संधि का वर्णन मिलता है, और यही पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना क्या है, एक हमारा अभिलेख है जो बोगजगोई से प्राप्त हुआ है। कजाकिस्तान को आप मैप में देख सकते हैं, तो कजाकिस्तान का आसपास का जो इलाका है ना, वहीं से ये आपका प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस बोगजगोई अभिलेख में किन चीज़ों का वर्णन है। तो बोगजगोई अभिलेख इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो मिला हुआ है, उस अभिलेख में 4 यहाँ पर वैदिक देवताओं का वर्णन है। एक है इंद्र, एक है मित्र, एक है वरुण और एक है नासत्य। ये 4 वैदिक जो देवता है इनका वर्णन यहाँ पर हम लोगों को दिख जाता है। अगर हम लोग एशिया माइनर वर्ड का यूज करते हैं तो एशिया माइनर कहाँ पर आपको दिखता है, तो आप देख सकते हैं तुर्की के आसपास का जो इलाका यहाँ पर दिख रहा है, ये एशिया माइनर के अंदर आपका शामिल होता है, और यहीं से आपका जो है ये मिला हुआ है। तुर्की आप इधर देख सकते हैं, कजाकिस्तान सटा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब जो हिस्से हैं एशिया माइनर के अंतर्गत शामिल है, वहीं से हमारे बोगजगोई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अभिलेख या रिकॉर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे वर्णन यहाँ से भी हम लोगों को दिख जाता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, और जो हमारा यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, ये जो हमारा अभिलेख है, इसमें किसी भी प्रकार का डेट का वर्णन नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का डेट यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, ये इसका विशेष खास बात है। अभी तक इसमें नई तिथि का पता भी चल पाया है। दूसरा है जूनागढ़, जो गुजरात में गिरनार अभिलेख है। वहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। सुदर्शन झील नीचे में आप फोटो देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है ना। और फिर
रुद्रदामन जो राजा वहां पर हुआ करते थे, है ना, वही इस अभिलेख को लगवाए थे। नेक्स्ट आपका है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। और प्रयाग स्तंभ जानते हैं, ये इलाहाबाद में आपको मिलेगा। हरिसेन के द्वारा इसका रचित है। इसमें जानकारी किसके बारे में मिलेगा? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगा, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और वीणा बजाते हुए भी इनको जो है कई सारे चित्रों में दिखाया गया है। वीणा वादक भी ये रहे हैं। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ये आपका राजा रवि कृति, है ना, के द्वारा रचित है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसके जानकारी हम लोग को मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय आप साउथ इंडिया पढ़िएगा तो वहां पर आपको मिल जाएंगे ये। एक है ग्वालियर अभिलेख। तो इसमें जो हम लोग को वर्णन मिलता है, ये आपका प्रतिहार नरेश भोज के बारे में। राजा भोज का नाम सुने होंगे, राजा भोज, गंगू तेली का नाम सुनते हैं हम लोग, तो राजा भोज के बारे में जानकारी मिल जाता है। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो भानुगुप्त के बारे में इसमें हम लोगों को वर्णन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रमुख अभिलेख है, जिसमें इंपॉर्टेंट अभिलेख हम सिर्फ यहाँ पर डाले हैं। तो 5-6 आप आराम से ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ अभिलेख का विशेष बात क्या है। तो सबसे पहले भारतवर्ष। भारतवर्ष जो शब्द है, इसका वर्णन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कलिंग नरेश का जो कलिंग नरेश जो खारवेल थे, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट है सती प्रथा। सती प्रथा में आप जानते होंगे कि अगर पति का डेथ हो जाता है तो पत्नी को भी सती हो जाना पड़ता था, पत्नी को भी उसी चिता में डाल दिया जाता था और पत्नी को भी इस दुनिया से जाना पड़ता था। ठीक है, और सामने लोग रहते थे इस तरीके से डंडे लेकर के, है ना, कि पत्नी यहीं पर साथ में जाएगी, जलेगी और इसका भी यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार हो जाता था। तो सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो आपका सबसे पहले एरन अभिलेख में मिलता है ना। और ये एरन अभिलेख का जो साक्ष्य है वो 510 ईस्वी के आसपास में हम लोगों को दिख जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे अभिलेख के आगे, तो हम लोग को मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और मुद्रा के अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट ये देखिएगा कि मुद्रा के अध्ययन को या सिक्के के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ओल्ड क्वाइंस जो रहता है ना, ओल्ड क्वाइंस जो रहता है उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स हम लोग इसको बोलते हैं। जो मुद्रा है उससे कई सारे गणराज्य, बहुत सारे जो हमारे जनपद हैं, महाजनपद हैं, बहुत सारे राज्य हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग अभी भी अगर 2024 में यहाँ पर भारत में रहते हैं तो हमारा भी एक क्वाइन है, और वो क्वाइन, नोट, ये सब जो रहते हैं किसी भी देश, किसी भी राज्य की एक धरोहर होती है और उसकी एक पहचान इससे जुड़ी हुई रहती है। भारत में सिक्कों की प्राप्ति 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी महाजनपद काल से ही मिलती है। यानी सिक्कों की प्राप्ति जो है वैदिक काल के बाद महाजनपद काल जो आता है उस समय से हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो प्राचीनतम सिक्के जो रहते थे उनको हम लोग आहत सिक्के भी बोलते थे। आहत का मतलब हो गया कि ये सिक्का है उसको हम लोग ऊपर से क्या कर दिए? पंच कर दिए, और यहाँ पर क्या हो गया? निशान बन गया। ठीक है, तो उसको हम लोग पंच मार्क क्वाइंस या आहत सिक्के भी हम लोग बोलते थे। ये जो आहत सिक्के होते थे वो मैक्सिमम किस धातु के बने रहते थे? तो ये चांदी के बने रहते थे। ये आपके किससे बने रहते थे? तो चांदी के बने रहते थे। और ये जो सिक्के हैं वो आपका तक्षशिला से लेकर के मगध तक फैला हुआ था, और फिर मगध से लेकर के मैसूर तक आपका, दक्षिण भारत तक आपका फैला हुआ था। ठीक है, इनके कई सारे और भी नाम हैं। जैसे आप इनके नामों की बात करेंगे तो इनको कारसापन के नाम से भी जाना जाता था, है ना, इनको धरण के नाम से भी जाना जाता था, पुराण के नाम से भी जाना जाता था, इनको सतपान के नाम से भी जाना जाता था। तो कई सारे इसके भी नाम हम लोगों को इतिहास में मिल जाते हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सबसे पहले यवन शासकों ने किया। यवन यानी जो यूनान से शासक, सिकंदर का नाम सुने होंगे, वो सब जब शासक यहाँ पर भारत में आए थे तो सिक्कों पर
कुछ कुछ लिखवाने लगे अपने बारे में या राजा के बारे में यहाँ पर लिखवाने लगे थे। अगर हम लोग भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय अगर देंगे, है ना, तो किसको देंगे? तो यही यवन शासकों को हम लोग देते हैं जिन्होंने लिखवाना शुरू किया था। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें उन 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चल पाता है कि भारत में जो यूनानी शासक आए थे वो 40 से अधिक शासक आए थे। वो सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त हो पा रहा है। अगर वो सिक्के नहीं रहेंगे तो हम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आगे बात करेंगे तो कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म होने का पता चलता है कि जो कनिष्क था कुषाण वंश का, है ना, तो बौद्ध धर्म वो अपनाया था, इसके बारे में प्राप्त जानकारी मिलती है हम लोग को। कुषाण शासकों से हमें रोम शासकों के नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाने का प्रमाण भी मिलता है कि जो ये कुषाण शासक थे, कुषाण वंश के जो शासक थे, वो सब रोम शासकों को, जो रोम, इटली राजधानी रोम, तो वहाँ पर जो रोम शासक रहा करते थे उन्हीं का कॉपी करके भारत में शुद्ध स्वर्ण सिक्के यानी गोल्ड कॉइन्स भी चलाए थे। कौन? तो यहाँ पर कुषाण लोग। और कुषाण ने ही सबसे अधिक भारत में तांबे के सिक्के भी यहाँ पर चलाए थे। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में भी उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और गुप्त वंश के जो राजा थे वो भी आपके क्या किए थे? कुषाणों की परंपरा को ही अनुसरण किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्रा में अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जानते होंगे कि आपके जो रामायण है, रामायण काल में भी ये यज्ञ किए जाते थे। सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर भी एक जलयान का चित्र भी बना हुआ है। तो ये सब जानकारी हम लोग को कहाँ से मिला? सारे क्वाइंस से मिले हैं, इसलिए क्वाइंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इतिहास के स्रोत में। एक लास्ट है यहाँ पर स्मारक, है ना, तो स्मारक के बारे में क्या हम लोगों को पता चलता है? स्मारक से हम लोगों को क्या पता चलता है? तो इससे हम लोगों को प्राचीन इतिहास का भी पता चलता है। इसके अंतर्गत इमारतें, बहुत सारे बिल्डिंग्स, मंदिर, मूर्तियां, ये सब आपके शामिल होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे युगों के बारे में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का भी बोध होता है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातनता, जो उसकी ओल्डनेस है, वो आपका 2000 साल पीछे चला गया था जब पहली बार पता चला था। तो ठीक है, तो इसके बाद में जो बाद में उत्खनन हुए, बहुत सारे खुदाई हुए, तो बहुत सारे और भी चीज़ें पता चली। जैसे काशी में जब खुदाई हुआ तो वहाँ पर 1500 BC में लोहे का प्रमाण मिला था, ये पता चला, है ना, कि लोहे का प्रयोग काशी में भी 1500 BC में प्रयोग करते थे। और पुरातात्विक उत्खनन से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोधगया इत्यादि नगर जो है प्रकाश में आए थे। यहाँ पर प्रयाग विश्वविद्यालय के अधीन आपका जो है कौशाम्बी में बड़े पैमाने पर खुदवाई की गई थी, है ना, यूपी के अंदर में। और फिर यहाँ से उदयन का राजप्रसाद घोषिताराम नामक विहार मिला था। उदयन जो आपका पटना का शासक था, तो उसका भी एक विहार मिला था जिसका नाम था घोषिताराम। बाद में इसी प्रकार की खुदाई दक्षिण भारत में भी करवाई गई, पांडिचेरी। और पांडिचेरी के पास में अरिकमेडु था, अरिकमेडु, और इस अरिकमेडु से रोमन सिक्के पाए गए। ठीक है, रोम के जो सिक्के हैं वो भी आपके प्राप्त हुए। वहाँ से आपका दीपक का भी टुकड़ा मिला, बर्तन भी मिले, जिससे पता चला कि रोम और दक्षिण भारत का भी घनिष्ठ संबंध था। पहले जो है बहुत ज़्यादा इसमें आपका घनिष्ठ यानी डीप रिलेशन आपका चलता था। तो यहाँ पर इतना चीज़ आपको पता चला कि बहुत सारा रिसर्च हुआ। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ सामने आया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियाँ, जो मानव जो हलचल यहाँ पर शुरू हो गए थे, वो आपका 20 लाख वर्ष पहले शुरू हो गया था। यानी भारत के आसपास के जो राज्य हैं, भारत के आसपास के जो देश हैं, वहाँ पर जो मानव हैं वो सब अपना एक्टिविटीज़ 20 लाख साल पहले शुरू कर दिए थे। और जो यहाँ पर जो शैल चित्रकला मिलता है, जो खास करके पत्थरों में
पत्थरों में जो आपके चित्रकला पेंटिंग्स आपके जो किए जाते हैं वो भी आपके 12,000 साल पहले शुरू हो गए थे। ठीक है, तो आप सोचिए कि अभी हम लोग कितना आगे चले गए और पुरानी चीज़ों को हम लोग जब पढ़ते हैं तो पता चल पाता है कि वहीं से हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ते आए हैं। तो आशा करते हैं कि जो स्रोत है, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। इस पर बेस्ड हम MCQ भी करवाएंगे, है ना। लेकिन इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा और वो वीडियो आपका जो विदेशी यात्री है ना, विदेशी यात्रियों पर समर्पित रहेगा। और विदेशी यात्री जो यहाँ का जो यात्रा वृतांत लिखे हैं, भारत पर आधारित यात्रा वृतांत लिखे हैं, उससे हम लोगों को क्या पता चलता है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आते हैं। और कौन कौन विदेशी यात्री भारत में आए और क्या क्या यहाँ से जानकारी इकट्ठा करके ले गए, है ना, वो सब पर भी अगला वीडियो हमारा बनेगा। अंत में आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आज का पहला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? क्वेश्चन नंबर 2 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रबरदाई, जयदेव या कल्हन? फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस प्री और बीपीएससी प्री में पूछा गया है, जबकि दूसरा सवाल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्टेज 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी से किस राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है? ऑप्शन है बंगाल, असम, सिंध और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में दर्शाया गया है? ऑप्शन है 7, 12, 5 और 10। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एसएससी CHSL टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी CGL टायर 1 में अगेन 24 जुलाई 2023 को पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो को कितना सराहना करते हैं, कितना समझ में आया और आगे ऐसा वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के मेहनत को आपको अगर अप्रिशिएट करना हो तो आप एक लाइक बटन भी दबा सकते हैं, है ना। और फिर आप अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, है ना, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।